अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इकोनॉमिक बाइकआउट की आप बात कर रहे हैं। जी। जो मुल्क में दवाएं बनती है ना, जी। वो एपीआई होता है। वो एपीआई जो है करीब $3 बिलियन का चीन से आता है और उसी पे दवाई बनती है। आप क्या बंद कर सकेंगे? अच्छा, आप ये देख लीजिए कि मीरठ से देहरादून की जो रोड है, जो टनल बनाया जा रहा है, वो एक एसटीईसी सिंगापुर कंपनी को दिया गया है। वो एक चाइनीज की फर्म है जिसका नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग, उसकी सब्सिडियरी है। अच्छा, जो मुल्क में जितने लैपटॉप है, फॉरेन लैपटॉप, दुनिया में कई से बनते, चीन में बनते हैं। और आप वो देख लीजिए कि जितने प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया था, अब पीएम केयर्स फंड में हैरत की बात ये है कि उन लोगों से पैसे लिए गए, पूरे चीन के सेलफोन कंपनीज, OPPO, Xiaomi, इन तमाम से टिकटॉक भी 30 करोड़ रुपए दिया और टिकटॉक पे आपने बैन लगा दिया। तो ये आप हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरा लॉकडाउन चीन में शुरू हुआ, यहां पर परेशान हो गए। तो ये आपसे हमारा इंपोर्ट जो चीन को है, जो इंपोर्ट हम चीन से करते हैं, वो करीब $70 बिलियन का है। एक्सपोर्ट जो हम भारत से चीन को भिजाते हैं वो करीब $16 बिलियन का है। तो फिर आप चलिए, आप इस पे बैन लगाइए, तैयार करिए ना, मुल्क को पॉलिसी अख्तियार करिए, बढ़ाइए। नहीं है। अच्छा, ये आप फैसला ले लिए, अरे भाई, तो इससे होगा क्या? देखिए, जंग, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान, भारत और चीन बड़े करीब आ चुके हैं, जंग के बड़े करीब आ चुके हैं। ये अल्लाह जानता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि हमारे 20 फौजों के मारने के बाद यकीनन पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर है, और फितरी चीज है। भारत की आवाम चीन से गम और गुस्से की लहर है कि भाई आप कैसा हमारे 20 सिपाहियों को आपने मार दिया, बगैर गोली चलाए, चीन की गर्दनें काट दी। हम लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश बाबू साहब सूर्यापेट के हमारे फर्जन है, तेलंगाना के फर्जन है, तो लोगों में गम और गुस्सा है। तो मगर वजीर आजम को मानना पड़ेगा ना कि चीन ये कर रहा है, चीन ये पूरी तैयारी कर रहा है। चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने एयरफोर्स के प्लेन को उतारा है, वहां पर मिड एयर रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट को उतारा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, असउद्दीन ओवैसी नहीं, अजय शुक्ला, सुशांत सिंह, मनु पप्पू, भरत कर्नाड, इतने बड़े बड़े लोग जो फौज में काम कर चुके हैं, दोनों लोग, वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर उनको भी आप एंटी नेशनल कहते हैं। असद साहब, अगर चाइना अपनी तैयारी कर रहा है तो हमारे लिए भी जो है, हम देख रहे हैं कि दुनिया की एक बड़ी ताकत अमेरिका, उसकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके फौजी बेड़ों के हवाले से जो बात सामने आई, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम तनहा नहीं है। अगर चाइना अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं जो है आइंदा के लिए जो है तैयारी जरूर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे 20 जवानों की मरने के बाद तो हमको तो चौकस रहने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। और यकीनन वहां पर बड़ी तादाद में हमारे टैंक्स भी जा चुके हैं, हॉविट्जर आर्टिलरी भी जा चुका है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के तैयारे वहां पर हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स वहां पर हैं, हमारी स्पेशल माउंटेन्स की जो फौज है वहां पर पहुंच चुकी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी रिपोर्ट्स जब आ रही थी अप्रैल 19 को, मई 5 को, ये सब चीजें, तो आखिर हम लोग हरकत में क्यों नहीं आए? इसका जिम्मेदार कौन है? 20 लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये चीजें हो रही हैं। एक बात याद रखिए कि हमको अपने तौर पर इन तमाम चीजों का, हमको अपने तरीके से इन तमाम चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। अब हमारे साथ कौन सा मुल्क आकर ठहरता है, नहीं ठहरता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जब तारीख लिखी जाएगी तो जहां पर 2002 के फसादात का जिक्र होगा, वहीं पर मॉब लिंचिंग और गाय के नाम का भी जिक्र होगा। वहां पर तीसरा जो इनके नाम के साथ लिखा जाएगा कि जिस तरह आज भी लोग नेहरू के एक बेदाग करियर में एक दाग है, वो 1962 की जंग, इसी तरह नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा कि आपकी हुकूमत की गलती की वजह से चीन हमारे एक नहीं बल्कि डेप्सांग में, गलवान में, पोंगसोंग सू के फिंगर्स में
जी। इन इलाकों में चीन हमारे भारत के टेरिटरी में घुसकर बैठा और नहीं जाएगा चीन जी। याद रखिए, चीन नहीं जाएगा। ये डिसएंगेजमेंट कह रहे हैं, चीन अपनी फौज को कम करेगा, मत जाएगा नहीं। जिस जगह पर चीन कब्जा करके बैठा है वहां से नहीं जाएगा। चीन यही तो कर रहा है। साउथ चाइना सी में तमाम आइलैंड जजीरों पर चीन कब्जा कर लिया जी। हाँ, जब जापान के जो आइलैंड, अगर मैं तलफ्फुज में गलती कर रहा हूं तो माफी, संकस आइलैंड बोलते हैं उसको, वहां पर कब्जा करा है। तो ये तो चीन कर रहा है ना जी। हमको तो ये इस पे तो चौकस रहने की जरूरत थी। पूरे रिपोर्ट्स थे, मगर उसके बावजूद भी उन रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है। असद साहब, मैं बिल्कुल कम वक्त लेते हुए आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल, या फिर माजिद साहब और करें या शकील साहब तो और बात है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो लद्दाख में जो कुछ अभी चल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है और कोई ऐसी छोटी या बड़ी जो है जंग जैसी सूरत हाल होती है, तो मुल्क की मईशत पर उसके क्या असरात होंगे? और फिर साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उसके असरात, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि नाजरीन हमारी बड़ी तादाद में कश्मीर के भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या असरात, क्या हालात आप देख रहे हैं? 370 को हमने खत्म किया और यकीनन हमारा यह दावा था कि जो है 370 के साथ जो है सारे मसाइल जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस खित्ते के हालात को, और फिर उसके असरात जो होंगे आइंदा मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जो डिफेंस और वजारत दाखिला से जुड़े हुए जो सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, जो जिंदगी के अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात में, आर्मी के मामलात में उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उन्होंने लिखा कि जब अगस्त पिछले साल में 370 को भारत मोदी सरकार ने एक अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर 370 को हटाया, जो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस का ब्रीच हुआ था जी। उन्होंने क्या चलिए करिया। उसके बाद सितंबर 2019 में जी हमारे जो लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट जनरल के पास रॉ के लोगों ने, एक ऑफिसर ने जाकर कहा कि चीन अब तैयारी कर रहा है लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमने वो जो साहब ने लिखा है जी, और उसके बाद हमने उसका नोट नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वही सितंबर अक्टूबर के महीने में वहां पर हाथापाई भी हुई जी, हम उसको नजरअंदाज कर दिए। तो ये चीन तो शुरू से ही, चीन क्योंकि अक्साई चीन का इलाका जी, हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम मानते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है जी, मगर 370 आपने तो खत्म कर दिया जी, मगर आपको इतनी दूरंदेशी आप में नहीं थी कि चीन इसको कैसे लेगा, चीन इसका कैसा इसका रुख इख्तियार करेगा। आप तो खामोश बैठे थे, गफलत का शिकार रहे, आप तो सीना मार रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, ये फुला नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और रहा सवाल, अगर जंग की आप बात करते हैं तो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स होते हैं जी, वॉर वेस्टेज रिजर्व जो हमारे पास है वो सिर्फ 12 दिन के हैं। आप 12 दिन, यानी जंग 12 दिन से बढ़ के आप नहीं लड़ पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड फौज के बड़े बड़े अफसरों ने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के पास जाकर कही थी। लेकिन हमारा जो कैपिटल मंगा रहे हैं जी, S-400 हम ले रहे हैं और रफाइल मजीद जो है आ रहे हैं। ये सारी तैयारियां जो है हमारी चल रही है, हम आवाम को बता रहे हैं। अगर हम मरकज की बात करें तो S-400 का हमने रशिया से ऑर्डर दिया है, उसका टाइम लगेगा जी, मगर अखबारी रिपोर्ट यह है कि फ्रांस से रफाइल एयरक्राफ्ट खरीद में 4 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जी। यकीनन एयरफोर्स के मामले में अब देखेंगे तो भारत को काफी एज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, मैं तो इन माहिरीन की रिपोर्ट्स को पढ़कर कह रहा हूं जो हमसे कहते हैं, क्योंकि चीन 4000 जो ऊपर है जी, और वहां से उनका एयरक्राफ्ट पूरे फ्यूल भरकर उड़ने में उनको बड़ी मुश्किल होगी। हिंदुस्तान भारत के एयरफोर्स को बड़ा एडवांटेज है जी, मगर ये हमारे पास ये कमजोरियां हैं, ये चीजें हैं। तो अब नहीं मालूम कि हुकूमत क्या फैसला लेगी,
ये किस रुख पर जाएगा, मगर यकीनन वहां पर कशीदगी है और बड़ी पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है चीन के खिलाफ। अब नहीं मालूम कि हमारे वजीर आजम क्या फैसला लेते, क्या हिकमत अमली अख्तियार करते, क्योंकि डोकलाम में आप जानते हैं, डोकलाम में भी 70 दिन भारत की फौज और चीन की फौज ठहरी रही और बाद में पूरे मुल्क को बताया गया कि नहीं चीन हट गया पीछे, फिर से मुल्क को छूट कहा गया, हम पीछे हटे इसी जगह से बल्कि आगे जाकर डोकलाम में आज चीन की फौज वहां पर है, फिर मुल्क को धोखा दिया गया। तो यही चीज है कि वजीर आजम का ये बयान ऑल पार्टी मीटिंग में ये बड़ा ही माने खैज बयान है और वजीर आजम अपनी जबान से नहीं कह रहे बल्कि उनके बयान की तरदीद, उनके बयान को गलत साबित करते है वजारत खारजा का 26 जुलाई का बयान। जी अच्छा साहब, आखिरी सवाल करूंगा, 4G इंटरनेट हम जो है देख रहे हैं, सारा मामला जो है लॉकडाउन या अनलॉक जो भी सूरत हाल है, इस वक्त स्कूल्स बंद हैं तो सभी जो है मुनस्सिर हो गए, जो इस्तेमाल नहीं भी करते थे वो भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और 4G के आगे जो है हम 5G की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कश्मीरी अवाम की बात करें तो वहां के तलबा को 2G पर इन्हिसार करना है और जिस तरह का तालीमी शोबा मुल्क भर में, जिसको हम वजीर आजम जो है बार बार कहते आए हैं कि डिजिटल करने के हवाले से, लेकिन जो कश्मीर के तलबा हैं जो इंटरनेट न होने के नतीजे में, इसके अलावा दीगर जो मामला जो सूरत हाल से जूझ रहे हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह की रिपोर्ट पढ़ रहा था जी। सुशांत सिंह ने ये कहा है कि उन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट छपी है कि देखिए ये इनकी जो बुलंदबांग दावे किए गए थे अमित शाह की तरफ से कि अगस्त 3 के बाद अब कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह अपनी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कहते हैं कि इस साल मई और जून में 382 सीज फायर वायलेशन हुए हैं मई में, जून में 302, यानी ये कभी इतने ज्यादा नहीं हुए थे। और ये भी रिपोर्ट में कहा गया कि 370 के हटाने के बाद और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, कश्मीर को टेरिटरी बनाने के बाद ये सीज फायर वायलेशन में इजाफा हुआ है। बल्कि इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 में अब तक 2215 सीज फायर वायलेशन हुई है, जबकि 2019 में पूरे साल में 3160 की वायलेशन हुई थी। अब हम अभी तो हम जून में हैं और 2215 हो चुके हैं। 2019 में मिलिटेंट जो मारे गए थे 158, जून 25 तक आज की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस कहती है कि 2020 में 119 मिलिटेंट मारे गए। बिल्कुल, आप बताइए फिर आप क्या कर रहे हैं भाई वहां पर? आप क्या कर रहे हैं? और रहा सवाल कश्मीर के 2G का, भाई बात तो 2G भी कनेक्शन नहीं है, 2G भी कनेक्शन नहीं है, लॉकडाउन वहां पर चल रहा है। स्कूल क्या तालीम हो रही है, क्यों नहीं उनको देती आप? अरे भाई अगर आप ऑनलाइन जारी रखेंगे, आप कंट्रोल करिए, वॉच करिए, मगर आवाम को महरूम क्यों करते? कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल, वहां के लॉकडाउन की वजह से, वहां के ये इंटरनेट की स्पीड, बल्कि इंटरनेट तो मेरे ख्याल से अब एक फंडामेंटल राइट बन चुका है एक फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया या जो भी हो उसका फैसला करे कि आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है हर काम के लिए। अब आप देखिए कि क्या हम आज से 3-4 साल पहले सोचे थे कि कोई एक शख्स स्काइप पर बैठकर TV4 पर आकर इंटरव्यू देगा? ये तो यही तो जरूरी है ना। अब हम क्यों, जब वो हमारा मुल्क का हिस्सा है तो फिर हम क्यों वहां पर नेट नहीं देते उनको? नेट का कनेक्शन क्यों नहीं देते? नेट का कनेक्शन मिलना चाहिए मिलना चाहिए, और ये तमाम चीजें वहां पर है। लेकिन आखिरी जहमत के साथ, माजरत के साथ, पैगाम आप क्या देंगे, मैसेज क्या देंगे? एक बहरान नहीं है, एक मसला नहीं है, बल्कि कई सारी सूरत हाल है। कोविड से भी जो है सामना है लोगों को, और फिर साथ ही साथ जो सरहदात पर जो हालात बने हुए हैं, जो सरहदी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो भी परेशान हाल हैं, और फिर मईशत का भी मामला है। तो मैं आपसे पैगाम चाहूंगा, हमारे नाजरीन सुन लें, वाकईतन क्या आपका मशवरा होगा कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह से वाकई जो है इससे निपटने के लिए इनफरादी तौर पर हर किसी को जो है तैयार रहना है और आगे बढ़ना है? क्या कहेंगे आप?
नहीं, मेरा मानना यह है कि सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा, और हम तमाम लोग उसके फिक्रमंद हैं, परेशान हैं,